अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। इलेक्शन कमीशन ने 41,000 अरकान कौमी असम्बली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए सवाल उठा दिया है कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई पार्टी स्ट्रक्चर नहीं। बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में आज़ाद अरकान की पार्टी वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा और कैसे करेगा। पीटीआई ने अब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को फैसले पर वजाहत के लिए लिखे गए खत में कहा गया है कि 41 अरकान ने पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेजात जमा करा दिए हैं, जिसमें उन अरकान ने लिखा कि वो वाबस्तगी तहरीक इंसाफ कंफर्म करेगी। खत में कहा गया कि बैरिस्टर गौहर अली इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड में पार्टी चेयरमैन नहीं, लिहाजा इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जो है इन चैम्बर्स की रहनुमाई करे और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी होने वाली फहरिस्त के बाद एक और पेंडोरा बॉक्स खुल गया है और तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत भी एक और नए इम्तिहान में फंस गई है। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त के मुताबिक रवा बरस होने वाले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे और कागजात में पार्टी से वाबस्तगी जाहिर नहीं की थी। कागजात नामजदगी में तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी जाहिर ना करने वाले अरकान कौमी असम्बली में अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी, शेख वकास अकरम, मियाँ अजहर और इसके अलावा जमशेद दस्ती, रियाज फितियाना, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा और सनाउल्लाह मस्ती खेल भी शामिल है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ का मेंबर तस्लीम करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन अरकान असम्बली ने SIC के सर्टिफिकेट से कबल PTI का टिकट इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया था। अरकान में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के अलावा आमिर डोगर, जैन कुरैशी समेत 39 अरकान कौमी असम्बली शामिल हैं। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में 12 जुलाई को फैसला सुनाते हुए पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया था और तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया था। आज लाहौर हाई कोर्ट में भी बानी PTI की इनकी मुमकिना हिरासत आर्मी को देने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दे दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त में वकालतनामे पर बानी PTI के साइन ना होने का एतराज़ आयद किया। तहरीक इंसाफ के लिए अदालतों से अच्छी खबरों का सिलसिला भी जारी है। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की 9 मई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर करते हुए उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का रिमांड मंजूरी का फैसला कलअदम करार दे दिया। जबकि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI के खिलाफ परवेज खटक की बयान में तस्हीह की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है। दूसरी जानिब बानी PTI और कारकुनान की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के सामने आज भी अलामती भूख हड़ताल की। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने PDM पर इल्ज़ाम आयद किया कि हुकूमत जो है वो हुकूमती इत्तेहाद पाक फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने करना चाहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। यही वजह है कि इन्होंने फौज को आगे धकेल दिया अवाम के सामने, PTI के सामने। नहीं होना चाहिए। कल का जो कॉल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने दी है उसको भरपूर कामयाब बनाएं, बाहर निकलें, पुरअमन एहतजाज करें। तहरीक इंसाफ कल मुल्क भर में एहतजाज करने जा रही है, जबकि पार्लियामेंट के बाहर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की 4 घंटे की अलामती भूख हड़ताल भी जारी रही। विफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तहरीक इंसाफ की हड़ताल पर क्या रद्द अमल था, सुनिए। भूख हड़ताल का तो आपने देख लिया है, नाश्ता नुश्ता करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर उसके बाद फिर भूख हड़ताल करते हैं। सिलसिला जारी रहेगा इस तरह जो है। अल्लाह का फजल है, बाकी काम जो है अपने अजीज के सारे जो है इसी तरह जारी रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकी सारी चीज़ें नामती होती हैं। 4 घंटे की, 2 घंटे की, जैसे फिल्म का शो होता है ना 3 घंटे का, तहरीक इंसाफ को जिस तरह पहले बताया अदालतों से रिलीफ का सिलसिला जारी है, लेकिन हुकूमती वज़रा के साथ साथ अब पीपल्स पार्टी ने भी इसका बरमला इजहार करना शुरू कर दिया है कि अदालतों में अब भी तहरीक इंसाफ के लिए नरम गोशा मौजूद है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अदालतों पर सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाया तो लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद ने उनके अल्फाज तो इतने सख्त नहीं थे, लेकिन जो उन्होंने कहा आप खुद सुन लिए। मैं कह रहा हूँ कि लोगों की जो है ना सहूलतकारी ज़रा सख्त लफ्ज़ है। तारड़ साहब का लफ्ज़ मेरे ज़बान में जचता नहीं है। आप यही कह रहे हैं कि प्यार मोहब्बत अच्छा खासा खान साहब या PTI के लिए है।
मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हुकूमत की जानिब से पीटीआई पर पाबंदी लगाने का भी फैसला किया गया और इस सिलसिले में हुकूमत ने अपनी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी से भी मुशावरत शुरू कर दी है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले पर नून लीग में भी इख्तिलाफ राय पाया जाता है। नून लीग के अहम लीडर्स इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, खुर्रम दस्तगीर किसी भी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं है। खुर्रम दस्तगीर ने गुज़श्ता रात हमारे शो में क्या कहा वो सुनिए। मैं तो अपनी जाती राय दे चुका हूं जो इसके हक में नहीं है, और हमने ये भी देखा पाकिस्तान की तारीख में सबक है कि सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने से ना ही वो जमातें खत्म हुई, ना ही पाकिस्तान की जमहूरियत को तक़वियत मिली। अगर हुकूमत ये समझती है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने से सब ठीक हो जाएगा तो ऐसा करने से कुछ नहीं मिलने वाला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से ना हुकूमत को कोई खतरा है, ना तहरीक इंसाफ को कुछ बड़ा मिलने वाला है और ना ही बानी पीटीआई ने जेल से बाहर आ जाना है। अगर मुल्क में सियासी अदम ऐसे काम बढ़ेगा तो मईशत की बेहतरी के लिए जो कोशिशें भी की जा रही हैं वो भी ज़ाया हो सकती हैं। मुल्क में पैदा होने वाला ये सियासी बहरान कैसे ख़त्म हो सकता है, क्या ये मुमकिन भी है? मौजूदा सूरत हाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? क्या हुकूमत और अपोजिशन में राब्तों का जरिया मौजूद होना चाहिए? तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ तजियाकार और सीनियर सहाफ़ी जनाब सुहेल वड़ाई साहब, जबकि आगे चलकर अहमद बिलाल महबूब भी हमें ज्वाइन करेंगे। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। सर, ये जो जहाँ पे हम इस वक्त स्टक हो चुके हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अब तहरीक इंसाफ के उमर अयूब साहब ने आज जो स्टेटमेंट दी है कि हुकूमत ने फौज को और पीटीआई को आमने सामने ला खड़ा किया, वो ये इस बात का तो इकरार कर रहे हैं कि आमने सामने हम खड़े हैं। ये इसमें क्या आपको कुछ लग रहा है कि अब थोड़ी बहुत लचक दिखाना शुरू कर दी है तहरीक इंसाफ ने? मेरा ख्याल है कि नहीं, अभी तो कोई मुझे लचक नहीं नज़र आ रही। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सारे मोर्चा बंद हो गए हैं और डेडलॉक बढ़ रहा है। उसकी वजह है कि हर एक ने एक बड़ी सख्त पोजीशन ले ली है और तो ज़ाहिर है कोई भी डेडलॉक या कोई भी बहरान अगर उसमें कोई भी लचक ना दिखाए तो फिर अल्टीमेटली सिचुएशन अनकंट्रोलेबल हो जाती है और कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी वाक़या हो सकता है। तो हम तो उस तरफ जा रहे हैं कि अगर ये कोई दरमियान में ना पड़ा, कोई दरमियान में लचक ना आई, कोई रास्ता ना निकला तो ये मामला ख़राब हो जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ ने एक इनिशिएटिव लिया था, जो कि इनिशिएटिव उनका ये था कि वो असम्बलियों में बैठ गए थे, वो उन्होंने हलफ ले लिए थे, केपी की गवर्नमेंट उन्होंने कबूल कर ली थी, वहाँ पे उन्होंने काम शुरू कर दिया था। तो फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करते, स्पीकर कौमी असम्बली के ज़रिए डायलॉग को बढ़ाते। उनके जो दो बड़े मुतालबे हैं धांधली पे, इस पे क्या कमीशन बनाने में क्या हर्ज है कि धांधली पे एक कमीशन बनाया जाता। उनको जो कंप्लेंट है माजी में भी बनते रहे हैं, अब भी बनना चाहिए था। दूसरा, बानी पीटीआई जो हैं उनको भी कुछ रिलीफ मिलना चाहिए था 8 फरवरी के बाद। तो दूसरी तरफ जो पीटीआई है उसको भी ये समझना चाहिए कि तकरीब से, तशद्दुद से तो आपने से ताकतवर से नहीं आप जीत सकते। तो 9 मई भी उन्होंने करके देख लिया, उसके बाद से भी मुसलसल वो कोशिशें कर रहे हैं कि हम किसी तरह दबाव डाल लें। कभी नफसियाती दबाव डालते हैं, कभी स्ट्रीट पावर का दिखाते हैं, कभी सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इससे डेडलॉक बढ़ा ही है, इससे कोई डेडलॉक कम नहीं हुआ और उससे कोई उनकी मुसीबतें भी कम नहीं हुई, जो है बढ़ी हैं। ये अलबत्ता हुआ है कि उनके इस दबाव डालने से अनसर्टेनिटी और जो पहले थोड़ा सा लगा था कि थोड़ी इकनॉमिक रिवाइवल हो जाएगी वो भी रुक जाएगी। जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है तो उसका इकनॉमिक्स पे भी असर पड़ता है, तो वो डेफिनेटली उसका पड़ेगा असर। तो ये जो थोड़ी सा नज़र आया था डॉलर का रेट और स्टॉक मार्केट, वो ज़ाहिर है सारा कुछ फिर रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। जी, वैसे आपने फरमाया कि दोनों तरफ जो है एक्सट्रीम पोजीशंस जो हैं वो ले ली गई हैं, और जब भी हमने देखा कि सियासी मैदान में भी और अदरवाइज भी दो जब एक्सट्रीम पोजीशंस ले लेते हैं तो उसमें ज़्यादा नुकसान जो है वो कमज़ोर फरीक का होता है। और नुकसान क्या हो सकता है, आप कैसे स्पेल आउट कर सकते हैं कि इसके बाद आउटकम क्या हो सकता है कि अगर ये एक्सट्रीम पोजीशंस जो हैं और खलीज मज़ीद बढ़ती गई तो? देखें जी, जब जंग होती है ना आदिल शाह ज़ेब साहब, तो ये नहीं पता होता किसका गोला कहाँ लगेगा, किसकी गोली कहाँ लगेगी।
लेकिन एक चीज़ यकीनी है कि इसमें चाहे दोनों जीत जाएं, चाहे एक हार जाए दूसरा जीत जाए, जंग का नतीजा ज़ाहिर है कुछ भी निकल सकता है, लेकिन एक डेफिनेटली नुकसान ज़रूर होगा, और वो नुकसान क्या है? आवाम का, पाकिस्तान का। क्योंकि जितनी देर इसमें लगेगी, मुझे ये लगता है कि ये जो फरीक है ना, ये खुले मैदान में नहीं अब लड़ रहे, ये सारे मोर्चा बंद हो गए हैं, और मोर्चा बंद होने में ये होता है कि इनका नुकसान तो कम होगा, अब जो दरमियान वाले हैं यानी अवाम, उनका नुकसान होगा। और दूसरी बात यह है कि ये लड़ाई फिर इतनी जल्दी भी ख़त्म नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि अब इसमें एक फरीक अदलिया भी आ गई है, मुक्तदरा भी है, कोलिशन गवर्नमेंट के जो दो पार्टनर हैं वो भी है, तहरीक इंसाफ भी है। तो अब बड़ी वाज़ेह जो ग्रुपिंग है वो नज़र आ रही है। तो इस ग्रुपिंग में ज़ाहिर है ताकत का तवाज़न तो जिसके पास ताकत होती है, जिसके पास वेपन होता है, उसी के पास है। लेकिन दूसरी तरफ ये होता है कि जो ताकत है उसको भी थोड़ी अखलाकियात की ज़रूरत होती है, उसको भी ज़रूरत होती है एक नैरेटिव की। तो इस वक्त तक जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं जो साथ दे रही हैं मुक्तदरा का, उनका पॉलिटिकल नैरेटिव कोई नहीं बना, और पॉलिटिकल नैरेटिव ना होने की वजह से उनकी जो मॉरल पोजीशन है और पॉलिटिकल पोजीशन है वो काफ़ी कमज़ोर है। ताकत तो ज़ाहिर है कमज़ोर नहीं हुई, लेकिन जो इस वक्त उनके सपोर्ट होनी चाहिए थी पाकिस्तान में उस नैरेटिव की या उस पॉलिटिकल व्यू की, वो हमें कम होती हुई नज़र आ रही है। और जो पीटीआई है उसने अपना नैरेटिव बड़े अच्छे तरीके से फैलाया है, चाहे उसमें गलतियां हों, चाहे उसमें फेक न्यूज़ हों, चाहे सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो, लेकिन उन्होंने उसका बड़ा इफ़ेक्टिव यूज़ किया है और अपने हक में उसको इस्तेमाल किया है। अच्छा वड़ाई साहब, ऐसे में अब हुकूमत जो है दबाव का शिकार है, और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की मकबूलियत भी ठीक है, उतनी शायद नहीं जितना वो क्लेम करते हैं कि 90%, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, इलेक्शन के नताइज में भी हमने देखा। तो ये हुकूमत आप समझते हैं कि अपना टेन्योर पूरा कर लेगी या गड़बड़ आ सकती है? देखिए ना, वो तो देखना यह है ना कि दबाव कितना मुक्तदरा और कोलिशन गवर्नमेंट जो है बर्दाश्त कर सकती है। इसी वक्त तो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, क्योंकि ज़ाहिर है नून और पीपल्स पार्टी के पास तो कोई रास्ता नहीं है, वो मुक्तदरा का साथ नहीं छोड़ सकते। और दूसरी तरफ यह है कि अगर वो कोई जमहूरी रवैया अपनाने की कोशिश करें या पीटीआई को रिलीफ देने की कोशिश करें, तो पीटीआई तो उनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। और कल को अगर पीटीआई आ जाती है तो इन दोनों पार्टियों का क्या असर होगा, और मुक्तदरा के जिन लोगों को वो निशाना बना रहे हैं हर रोज़ अपने अल्फाज का, उनके साथ वो क्या करेंगे। तो इसी तरह फिर मुक्तदरा भी और जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो ये समझते हैं कि हमें पूरी ताकत से रोकना है। तो पीटीआई को ये जो बयानिया है लड़ाई वाला और अपने रवैये में नज़रसानी ना करने वाला, यही उनके इक़्तिदार में आने की और उनको रिलीफ ना मिलने की सबसे बड़ी वजह है। कि फ़र्ज़ करें अगर उनके मुखालफों को ये डर हो कि कल आके इन्होंने कोई हमसे अच्छा सलूक नहीं करना, और तो ज़ाहिर है फिर वो भी पूरी कोशिश करेंगे पूरे ज़ोर से उन्हें रोकने की कि कल को हमारी जो शामत आनी है तो इसको रोकें। तो ये अपने ये जो बयानिया है उनका और सोशल मीडिया के जो हमले हैं और ये जो एग्रेशन है, ये एक तरह से उन्हें उनके को बहरान को हल करने में भी रुकावट है। इसी तरह जो मुक्तदरा है उसका जो रोज़ाना के एक्शन होते हैं ये भी बहरान हल करने में रुकावट है। इसी तरह जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो जो स्टांस ले रही है उससे भी कोई बहरान का हल नहीं निकल रहा। और चौथी जो हमारी जमात है, जो चौथा ग्रुप है अदलिया, उसने भी ज़ाहिर है एक ऐसा फ़ैसला दिया है जो कोलिशन गवर्नमेंट और मुक्तदरा दोनों के लिए काबिल कबूल नहीं, और ऐसा लग रहा है कि इस फ़ैसले पे कोई अमल दरामद नहीं होगा। तो वो हम तो सारे उस जगह पे आ गए हैं जो कि बड़ा वाज़ेह तौर पे डेडलॉक है और उसमें से कोई रास्ता निकल नहीं रहा। सुहेल वड़ाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद अहमद बिलाल महबूब साहब ज्वाइन करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले सुहेल वड़ाई साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पिलडेट के सरबराह और मुमताज़ कॉलमिस्ट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद है। अहमद बिलाल साहब, जो इलेक्शन कमीशन ने आज एक स्टांस ले लिया है कि 41 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली के मामले पर उन्होंने ये कह दिया कि जी उन्होंने तो पार्टी वाबस्तगी की दस्तावेजात जमा कराई थी, लेकिन बाकी जो 39 हैं ना तो पीटीआई का कोई स्ट्रक्चर है, ना उन्होंने कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। मतलब वो बड़े मजबूत जो कानूनी पॉइंट्स है उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रहनुमाई मांग लिया। क्या आप समझते हैं कि दोबारा से कोई रिलीफ मिल सकेगा जो लोग उन लोगों को जो कि इस फैसले पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, रिलीफ मिलने का तो सूरत हाल सिर्फ यही हो सकती है कि आपकी रिव्यू पिटिशन पहले तो सुनी जाए और फिर उसके ऊपर कोई फेवरेबल जवाब आ जाए, फैसला आ जाए। लेकिन रिव्यू पिटिशन अब तो जजों की जो 2 माह की छुट्टियां हैं उसके बाद तक मुलतवी हो गई है। उसके ऊपर उन्होंने कोई स्टे ऑर्डर भी जारी नहीं किया। और दूसरी तरफ आप देखिए कि फैसले के मुताबिक तो एक टाइम टेबल है, 15 दिन के अंदर मेंबर्स ने अपने डिक्लेरेशन देने थे और उसके बाद 15 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिफिकेशन जारी करना है और दरमियान में 7 दिन के अंदर पॉलिटिकल पार्टी को उनकी एफिलिएशन को सर्टिफाई करना है। तो अब ये पॉलिटिकल पार्टी की सर्टिफिकेशन जो है ये कौन करेगा, ये इलेक्शन कमीशन का सवाल है। और अब ये सवाल करने के लिए गुंजाइश तो इस फैसले के अंदर लिखी हुई थी कि ये जो 8 जजों ने जिन्होंने ये मेजॉरिटी डिसीजन दिया है, अक्सरियती फैसला दिया है, वही इस बारे में सवालों का जवाब देंगे, आपकी वजाहत पेश करेंगे। तो अब ये बड़ा इसलिए पेचीदा मामला इसलिए भी हो गया है कि क्या ये 8 के 8 जजों का मौजूद होना ज़रूरी होगा चैम्बर में जहाँ पे ये सवालों का जवाब दिया जा सके, या कोई और तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा। और अगर वो 8 लोगों की मौजूदगी ज़रूरी है तो वो तो इस वक्त शायद मौजूद नहीं है, वो छुट्टियों पे हैं, कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ लोग शायद यहाँ पे भी हों। तो ये एक थोड़ा सा मामला उलझ सा गया है। इला ये कि कोई मैकेनिज्म वो बना गए हों कि साहब हमारे भी आप पे 1 जज या 2 जज ये फैसला करेंगे। अहमद बिलाल साहब, यहाँ जब मामला उलझ जाता है तो वो फिर सुलझता नहीं है। अब ये कौन डिसाइड करेगा? हमें ये बताइएगा कि 8 ये जो जजेस हैं, क्या इनकी मौजूदगी ज़रूरी है या नहीं है? कानून इसके बारे में क्या कहता है? और अगर कानून इस पर खामोश है तो फिर तो मामला वाकई काफ़ी उलझ चुका है। जी, ये कानून से ज़्यादा तो ये इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बात लिखी हुई है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये मामला जो है, अगर कोई आपके जहन में कोई अभाम है, कोई सवाल है या कोई एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वो आए जजेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द मेजॉरिटी इन चैम्बर्स फॉर सच ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस एज मे बी डीम्ड अप्रोप्रिएट। सो जजेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द मेजॉरिटी, वो तो 8 जज ही बनते हैं। वही 8 की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो फिर आपने जो पॉइंट उठाया जिस पर मामला काफ़ी उलझ चुका है कि 15 दिन और 20 दिनों के अंदर अंदर, लेकिन वो जजेस तो अब मौजूद नहीं है, वो 2 महीने बाद आएंगे। जी हाँ, तो इसलिए अब उसके ऊपर स्टे ऑर्डर, देखिए बहुत बेहतर होता कि अगर ये फाजिल जजेस तफसीली फैसला भी जारी करते और ये रिव्यू पिटीशन का भी फैसला करके इसका क्लोजर करके फिर छुट्टियों पे जाते। खा उन्हें अपनी छुट्टियां 10-15 दिन डिले करनी पड़ती, लेकिन वो कर देते। अब इसका क्लोजर नहीं हुआ और उन्होंने इसको सिर्फ पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन करना का मतलब ये है कि आपके पास जो रिव्यू पिटीशन है वो उसका हक तकरीबन ख़त्म हो गया है, क्योंकि अगर आप इस पर अमल दरामद करते हैं तो उसके रिव्यू पिटीशन नहीं सुनी जा सकती, उसके बाद तो सब कुछ हो चुका। तो अब ये बड़ी अजीब सूरत हाल है इसके बारे में, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने भी सवाल उठाया है, PMLN ने भी उठाया है और शायद कुछ वकला भी उठा रहे हैं कि ये थोड़ी सी जो एक गैप है या कह लें या एक मुगालता है, इसको दूर कर देते तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन अब ये सवाल जो पूछा गया, अब शायद हमें पता चलेगा जब वो जवाब आएगा कि कौन जवाब देगा
और क्या वो जवाब इस फैसले के मुताबिक होगा या नहीं होगा। अच्छा अहमद बिलाल साहब, आखिर में कि अब इलेक्शन कमीशन ने भी स्मार्ट खेला है, आधा फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, आधे पर उन्होंने ऐसे सवालात उठाए हैं कि जिसकी वजह से इस फैसले पर कड़ी तनकीद भी की जा रही थी कि जी आपने लॉ को देखना है, अगर उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया और पार्टी का सिंबल नहीं था तो उस पर तो अब इसके बाद की जो सिचुएशन है वो आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि तो जुडिशरी भी जो है तकरीबन आप कह दें कि आमने सामने आ गई है। जी हाँ, आज के भी कुछ जो मीडिया के ऊपर चीज़ें सामने आई हैं उससे मज़ीद लगता है कि ये आमने सामने वाली कैफियत मज़ीद इंटेंस हो गई है। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ने अपना जो प्रेस रिलीज़ जारी किया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तकरीबन एक हफ्ते के बाद, उसके अंदर भी उन्होंने कुछ अपने इख्तलाफ का इजहार किया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, क्योंकि उनकी बात ये इस हद तक तो दुरुस्त है कि लॉ जो कुछ कहता है वो कुछ और है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उससे अलग है। तो बहरहाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद मान लिया है कि उनके ख्याल में ये जो 39 सीट्स थी वो सिर्फ डिक्लेरेशन के बुनियाद पे पीटीआई को नहीं दी जा सकती थी, उसके साथ एक और भी रिक्वायरमेंट हैं जो उन्होंने अपने प्रेस रिलीज में रखी है कि पॉलिटिकल पार्टी का इसके बारे में सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी था और एफिडेविट्स पॉलिटिकल पार्टी का भी होना ज़रूरी था, लेकिन वो नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने उसे तस्लीम किया है तो नोटिफाई कर दिया, लेकिन ये 41 के बारे में चूँकि कोई डिक्लेरेशन भी नहीं था पीटीआई के मेंबर्स का, तो इसलिए उस पर उन्होंने एतराज़ उठाया है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये फैसला बहुत बेहतर हुआ कि टेक्निकलिटीज़ से ऊपर उठ के सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले ने ये सीटें पीटीआई को दे दी, क्योंकि हकीकत में देखा जाए तो ये पीटीआई को ही मिलने वाली सीटें थी। ये तो बाद में कुछ मामलात ऐसे हुए कि वो उलझ गए और उसकी वजह से वो सीटें उनको ना मिली। तो अब इनको टेक्निकलिटीज़ में उलझाने की बजाय मेरे ख्याल इस बात को तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि तमाम सीटें 80 जिनका जिक्र हुआ ये पीटीआई की थी और उसकी बुनियाद पे अब उनको स्पेशल जो रिजर्व सीट है उसी की बुनियाद पे उसका हिस्सा उन्हें मिल जाना चाहिए और यही मेरे ख्याल में फार्मूला सूबाई असम्बलियों के अंदर भी इख्तियार किया जाना चाहिए। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले सुहेल वड़ाइच और अहमद बिलाल महबूब साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद है। शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया। आज जो इलेक्शन कमीशन ने किया कि 39 लोग जो हैं उनको शामिल नहीं कर सकते, 41 जो हैं वो कर सकते हैं। एक तो उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दी थी, दूसरा वो ये भी कह रहे हैं पार्टी स्ट्रक्चर ही नहीं है, इंतखाबात भी नहीं हुए। तो फैसले पर अमल दरामद हुआ लेकिन आधा। अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले में बाकायदा डेट्स दे दी हैं, डेज दे दिए हैं कि इतने दिन इस काम के लिए, इतने इसके लिए। अब तो फैसले पर अमल दरामद हो नहीं सकता और जज साहिबान जो हैं वो छुट्टी पर 2 महीने के लिए चले गए हैं। तो एक अजीब सी सिचुएशन बन गई है। देखिए, एक जुडिशल सिस्टम जो है वो ऐसा है कि उसमें तो वो कानून को देखते हैं और फैसला कर देते हैं फैक्ट्स को लेकर के, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो करता है उसको एडमिनिस्टर करना होता है। यहाँ पर वो पोजीशन इलेक्शन कमीशनर की है। ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, लेकिन उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसकी डिटेल्स क्या हैं, वो इलेक्शन कमीशन का काम है। अब इलेक्शन कमीशन उसको देखता है तो कुछ देखता है कि हाँ ठीक है, 39 लोग जो हैं जिन्होंने के अपनी वाबस्तगी पीटीआई से दिखाई थी, उनके लिए तो ठीक है, वो तो हो सकता है। लेकिन जो 41 लोग थे जिन्होंने अपनी वाबस्तगी नहीं दिखाई और वो बाद में एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वो खड़े हुए इलेक्शन में, और उसके बाद फिर वो उन्होंने ये सुन्नी तहरीक ज्वाइन कर दी। अब वो ये कह रहा है, इलेक्शन कमीशन का जो क्वेश्चन है वो ये है कि इनके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ये एफिडेविट देते हैं कि अपनी वाबस्तगी दिखाते हैं
पीटीआई से, तो उसको कौन कंफर्म करेगा? क्योंकि जहां तक के इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, वो कहते हैं कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, क्योंकि जो रिकॉर्ड आते हैं पार्टी के, वो पार्टी के इंटरनल इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन के पास आते हैं सारे रिकॉर्ड। ये कौन प्रेसिडेंट है और कौन चेयरमैन है, कौन वाइस चेयरमैन है, कौन ये है, कौन वो है। वो कहते हैं हमारे पास तो कोई ऐसा रिकॉर्ड है ही नहीं, और ना हम जानते हैं कि चेयरमैन कौन है। तो अब हम, ठीक है, इनको हम कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने काम करें, लेकिन हम उसके लिए कौन कंफर्म करेगा कि ये सही है कि नहीं? ये उनकी ऑब्जेक्शन सही है और टेक्निकल ऑब्जेक्शन है, और इसको मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी सिचुएशन पैदा होगी। तो ये पैदा हो गई है, अब उसके लिए वो क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो क्लैरिफिकेशन नहीं मांगते तो बाद में उनके खिलाफ दूसरी साइड के लोग जो हैं उसके खिलाफ एक्ट ले सकते हैं। तो ये चीज बड़ी नाजुक मरहला है, देखें सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे हैंडल करती है। तो शाइक उस्मानी साहब, आप समझते हैं कि इसका इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है, और दूसरा अब सुप्रीम कोर्ट तो है ही नहीं, 2 महीनों की छुट्टी है, तो ये तो बिल्कुल एक डेडलॉक की सी सिचुएशन है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब ये देखना ये है कि आप जब जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन का, तो उनको फैसला करना पड़ेगा कि आया ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो उसको कोई डिले किया जा सकता है या कुछ और किया जा सकता है। उसके साथ साथ रिव्यू पिटिशन भी फाइल हो चुकी हैं। अब ये सब चीजें देखनी पड़ेगी उनको कि क्या चीज करनी चाहिए, कैसे इन मामलों को ठीक करना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो ऑब्जेक्शन नहीं है, उनकी सबमिशन है कि भाई अब हम क्या करें। तो किसी ना किसी ने कहना है कि भाई आप ये करें, वो कौन कहेगा ये देखने की बात। और सर ये बताइएगा कि क्या चीफ जस्टिस जो हैं इस मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए ये कह सकते हैं कि जी ठीक है, मैं छुट्टियों पे नहीं हूँ, मैं खुद ही देखता हूँ इसको, या बाकी 1-2 जजेस को साथ मिलाकर, या अब ये पॉसिबल नहीं रहा 194(3) के बाद? देखिए, ऑलरेडी बात हो चुकी है। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब ने ऑलरेडी कह दिया है कि ये जो जजेस जो छुट्टी पे हैं उनको वापस आ जाना चाहिए और उनको यहाँ पर काम करना चाहिए, क्योंकि मामला इस तरह के हैं। ये तो उन्होंने कह दिया ऑलरेडी उनको, और ये जरूरी है क्योंकि उनका होना तो लाजमी है। बगैर उनके होते हुए तब तो फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी जजमेंट है। 2 जजेस बाहर हैं। अब इसको किस तरीके से चीफ जस्टिस साहब हैंडल करते हैं, तो लेकिन ये अपनी जगह पर कमीशन का तो ऑब्जेक्शन नहीं, उनकी सबमिशन बिल्कुल सही है। तो कैसे ये आगे बढ़े, किसी ने तो उनको बताना है ना कैसे बढ़े। या तो ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट एक 3 जजेस की बेंच नॉर्मल फॉर्म कर दे और ये रिव्यू पिटिशन उनकी अपने सामने लगवा दे और उनको इंटरिम ऑर्डर दे दे, हुकूक में इम्तनाई। ठीक है, जब तक कि हम ये इसको सुनते नहीं है रिव्यू पिटिशन को, तक जो है ये ऑर्डर सस्पेंड होता है, जो पहले जो ऑर्डर पास, ये अगर कर दे तो मामला सही हो सकता है। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन की सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से दस्तबरदार होने के बाद अमेरिका में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और माजी के मुकाबले में इन इंतखाबात में गैर मामूली वाक़यात हो रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक अगले 6 माह में मजीद भी बहुत कुछ सरप्राइजेस आ सकते हैं सामने। एक तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी की नामजदगी हासिल करने की ख्वाहिशमंद कमला हैरिस ने इंतखाबी मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया है, तो दूसरी जानिब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी जख्मी होने के बाद फिर से इंतखाबी मुहिम के लिए मैदान में उतर चुके हैं और दोनों प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट्स हैं वो एक दूसरे पर कड़ी तनकीद भी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर वो सदर मुंतखब हो गई तो हमारा मुल्क तबाह कर देंगी, जबकि कमला हैरिस ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद से करते हुए कहा कि उन्होंने हर किस्म के मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाया है और मैं जानती हूं कि डोनाल्ड ट्रंप किस किस्म के आदमी है। कमला हैरिस ने नवंबर में होने वाले जो इलेक्शंस हैं उनमें अपनी जीत का दावा अभी से कर दिया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें आसानी से हराने का दावा कर चुके हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के सिलसिले में होने वाले जो
राइटर्स और इप्सोस के सर्वे हैं उसके मुताबिक डेमोक्रेट्स की नई उम्मीदवार कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर तकरीबन 2 पॉइंट्स की सबकत हासिल कर ली है। सर्वे में कमला हैरिस को 44%, जबकि मुखालिफ उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 42% हिमायत मिली। इससे पहले कमला हैरिस और ट्रंप 15-16 जुलाई के सर्वे में 44% पर बराबर थे, जबकि सदर जो बाइडेन की दस्तबरदारी से पहले डोनाल्ड ट्रंप को बरतरी हासिल थी। अमेरिका में होने वाले इंतखाबात को पाकिस्तान में भी हमेशा से इसके लिए बड़ा अहम करार दिया जाता है कि इंतखाबात के बाद इक़्तिदार में आने वाली हुकूमत पाकिस्तान और ख़ित्ते के हवाले से क्या पॉलिसी इख्तियार करेगी, और इसकी एक बड़ी वजह चीन के दरमियान जो एक तिजारत है या जो ताल्लुकात हैं। मौजूदा अमरीकी हुकूमत भी इस हवाले से अपने खदशात का इजहार भी करती आई है। गुज़श्ता ही रोज़ अमरीकी महकमा खारजा की असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर उन्होंने डोनाल्ड लू ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की सब कमेटी को बताया कि पाकिस्तान का चीन पर NSR रोकने के लिए सदर बाइडेन ने आइंदा माली साल के बजट में $101 मिलियन के पाकिस्तान बजट की दरख्वास्त की है। सब कमेटी को बताया गया कि पाकिस्तान में इस रकम को जमहूरियत और सिविल सोसाइटी को मजबूत करने, दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से लड़ने, पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने और चीन पर मजीद NSR को रोकने के लिए माशी इस्लाहात और कर्जों के इंतजाम में मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। In Pakistan, we face ongoing challenges and opportunities. The President's budget requests a straightlining of our $101 million Pakistan budget. That money will be used to strengthen democracy and civil society, fight terrorism and extremism, and to support economic reforms and debt management to help to stabilize Pakistan's economy and prevent further over-reliance on China. अमरीकी इंतखाबात और पाक अमरीका ताल्लुकात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ लाइन इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी के सीनियर डायरेक्टर बराए यूरेशियन सिक्योरिटी एंड स्पेरिटी जनाब डॉक्टर कामरान बुखारी साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की अगर आज बात की जाए तो क्या कमला हैरिस अगर वो उम्मीदवार बन जाती हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को हरा सकती है, जिस तरह ट्रंप कैंप उन्हें पोर्ट्रे कर रहा है कि वो इतनी मजबूत उम्मीदवार नहीं साबित होंगी, और अगर वो बन जाती हैं उम्मीदवार भी और इलेक्शन जीत जाती हैं, उसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं अमेरिकन पॉलिसी पर? जी शुक्रिया आदिल। देखें, उम्मीदवार तो वो बनी गई हैं, मतलब सिर्फ वो जिसे कहते हैं फॉर्मली उनको जो है वो नॉमिनेशन बाकी रह गई है, लेकिन इलेक्शन जीतने का जो मामला है, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। ये पोल जिसका आपने हवाला दिया वो 42 और 44% का जो फर्क है वो वेल विद इन दी मार्जिन ऑफ एरर का है। उसी रिपोर्ट ने, इप्सोस की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने खुद इसका इतराफ किया है। फिर ये है कि देखें, जब कोई नई तब्दीली आती है तो अचानक जो है एक एक्साइटमेंट की लहर दौड़ती है, तो वो नंबर्स को स्क्यू करती है। तो आई थिंक वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। और पोल्स जो हैं वो जैसे माजी में भी हमने देखा वो अनरिलायबल थे। पोल्स ये बता रहे थे कि 2016 के इलेक्शन में जो है ना हिलरी क्लिंटन साहिबा जीतेंगी, लेकिन जीत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप गए। तो ये कहना जरा मुश्किल इस वक्त है। तो अभी देखें आगे जो है ना ये जो ऊंट हैं वो किस करवट बैठते हैं। अच्छा, दूसरा कामरान साहब ये बताइएगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हो जाते हैं, अब वैसे ही अभी तो फिलहाल इट्स टू अर्ली, 4 महीने हैं, कुछ भी हो सकता है, और जिस तरह परसों प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब ने कहा कि 4 मंथ्स इज अ लॉट ऑफ टाइम, और इसमें कुछ सरप्राइजेज ऐसे आ सकते हैं जो कि रिजल्ट को बिल्कुल आगे पीछे कर देते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं अमेरिका के सदर, फिर अमेरिकन पॉलिसी पर क्या इम्पैक्ट आएगा, खुसूसन पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो? जी, इसमें देखें 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि जिस तरीके से कैंपेन के अंदर फरीकैन जो हैं वो वादे करते हैं, बयानात देते हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है वो अटैक्स करते हैं, तो उससे तो ऐसे लगता है जैसे कि बहुत बड़ी कोई तब्दीली आ जाएगी। लेकिन अगर माजी की तारीख और ट्रैक रिकॉर्ड हम देखें तो देखें कोई भी नया सदर वो कोई क्लीन स्लेट से तो शुरू करता नहीं, वो विरसे में मिलती है पुरानी जो हालात जो हैं वो। और अगर जो है कोई नया सदर आ भी जाता है तो उसके पास गुंजाइश, रूम फॉर मनूवर कम होता है।
तो एक तो ये पहलू है, ये जरा ज़हन नशीन कराना जरूरी है। दूसरा ये है कि अब सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनकी जो जमात है और उनका खुद से जाती जो मैंडेट है या जो उनका प्रोग्राम है, एजेंडा है, वो ये है कि कुछ रेडिकल जो है इंस्टीट्यूशनल तब्दीलियां लाई जाएं अमेरिका के अंदर, क्योंकि वो अमेरिका को गैर फाल होता हुआ देख रहे हैं अमेरिकी पॉलिसी साजी का जो प्रोसेस है उसको। तो उस लेवल पे तो हम जो है कह सकते हैं कि हाँ भाई जो है वो कोई तब्दीलियां लाएंगे जो बहुत बड़ी जो है तब्दीली जो है नजर आएगी। लेकिन देखें उसको ऑपरेशनलाइज करना मुख्तलिफ थिएटर्स में चीन के हवाले से, रूस के हवाले से, दीगर और इश्यूज के हवाले से, वो जरा बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो देखना है कि वो कहां तक जाएंगे। जहां रहा सवाल पाकिस्तान का, तो देखें पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे नहज पे हैं कि कोई भी आ जाए तो वो उस तरीके से कोई खास फर्क नजर नहीं आएगा। कॉन्टिन्यूटी ज्यादा होगी, चेंज कम होगा। और फिर ये भी है कि पाकिस्तान कहां बैठता है प्रायोरिटी लिस्ट में। जो फॉरेन पॉलिसी का जो एजेंडा है किसी भी इंतजामिया के लिए, वो फहरिस्त बहुत लंबी है। अच्छा कामरान साहब, दूसरा जो ये पाकिस्तान फंड की के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी 101 मिलियन पाउंड जितना भी उसका डॉलर्स उसका फिगर है, और उसका ये होगा कि पाकिस्तान का चीन पर एनएसआर कम किया जाए। तो अब अमेरिका जो है वो हमें क्या इस गॉगल से देख रहा है, चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात के गॉगल से? देख भी रहा है और नहीं भी देख रहा। आई थिंक कि जो है इसमें पाकिस्तान का जो है वो कोई अमल दखल कम है इसमें। पाकिस्तान के जो रियासत है, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग या उनकी पॉलिसीज का इससे लेना देना बहुत कम है। वो मजमूई तौर पे वो देख रहे हैं कि एक पाकिस्तान जो कमजोर से कमजोर तर होता जा रहा है, जिसके अंदर इंतशार फैल रहा है कई लेवल्स के ऊपर, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, पॉलिटिकल, बैरूनी जो है जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, उस सब के मजमूए को देखते हुए वो उनको खदशा ये है कि जो पाकिस्तान कमजोर होगा तो उसका इन्हिसार चीन पे ज्यादा बढ़ेगा। चीन के वहां मफादात पाकिस्तान में बहुत हैं, चीन के कर्जे बहुत हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो वो इस चीज से अपना कंसर्न है अमेरिकी जो है हुकूमत कि भाई ये ऐसा ना हो कि इन्फ्लुएंस चाइना का मुस्तकबिल में बढ़ जाए। तो वो उसकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखें ये जो रकम बताई गई है कुछ $100 मिलियन, तो मतलब वो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान को। तो इससे कई गुना ज्यादा जो है इमदाद की जरूरत है। जो पाकिस्तान की इस वक्त जरूरियात हैं वो आउटस्ट्रिप करती हैं अमरीकी रिसोर्सेज को। तो मैं कुछ ज्यादा सीरियसली इस बयान को नहीं लूंगा। फिर ये भी है कि ये आउटगोइंग असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, चाहे जो है नायब सदर कामला हैरिस जीत के आती हैं या साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप जीत के आते हैं। ठीक, कामरान साहब आखिर में ये बताइएगा कि इनका एक कंसर्न जो था अमेरिका का वो सीपैक भी रहा है, और हमने देखा कि सीपैक पर शायद मतलब क्लेम्स ये भी किए जाते हैं कि उनके कंसर्न्स की वजह से उस पर काम भी रुका भी और स्लो भी हुआ, जो कि चाइना का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जी, इसमें जो है वो मैं समझता हूँ सियासी बयानबाजी ज्यादा है। अमेरिका के अंदर इसमें जरा बटी हुई राय थी सीपैक को लेके। एक तरफ वो स्कूल ऑफ थॉट जो प्रैग्मेटिक है, जो कहता है कि देखें अगर पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं और अगर हम पाकिस्तान की फिल वक्त जो है कोई इमदाद नहीं कर सकते और अगर चाइना कर रहा है तो ये हमारे इंटरेस्ट में है, कम से कम पाकिस्तान के हालात खराब नहीं हो रहे। दूसरी तरफ वो लोग थे जो इसको जरा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिकली देख रहे थे कि भाई सीपैक जो है अगर चल पड़ता है तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो को मिल जाएगी जगह। तो अब चूंकि सीपैक ना इधर है ना उधर है, तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका के अंदर को बहुत बड़ी तशवीश है सीपैक को लेकर। ठीक, डॉक्टर कामारी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।